बार की बात है, एक गांव में मोहन नाम का किसान रहता था। कुछ दिन पहले गांव में अकाल पड़ने के कारण उसके घर की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अजी सुनते हो, आज घर में अनाज खत्म हो चुका है। आपको जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। कमला, तुम तो जानती हो कि पूरे गांव में अकाल फैला हुआ है। इस वजह से कोई काम नहीं मिल पा रहा है। मैंने बहुत कोशिश की, पर कोई भी काम देने को तैयार नहीं हुआ। पर हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, पर समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर मेरी बात मानो तो कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव चले जाओ, शायद वहां कोई काम मिल जाए। ठीक है, कल सुबह ही दूसरे गांव निकलूंगा। अगले दिन सुबह मोहन दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में जंगल से गुजरते हुए उसे एक पेड़ के नीचे संत महात्मा बैठे दिखाई दिए। वह उनके पास गया। बोलो बेटा, इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? बाबा, हमारे गांव में अकाल पड़ा है। अब कोई काम नहीं मिल रहा। मैं काम की तलाश में निकला हूं। उम्मीद थी कि आप कोई उपाय बताएंगे। बेटा, जब तुम्हें पहला काम मिले तो उसे मना मत करना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। जी बाबा, मैं वैसा ही करूंगा। और याद रखना, कभी किसी के साथ छल कपट मत करना। अगर किसी का राज या निजी बात जान जाओ तो उसे किसी से मत कहना। जी बाबा। मोहन आगे बढ़ा तो एक बड़ा घर दिखा। वहाँ एक आदमी मिला जिसका नाम रमेश था। अरे भाई, तुम यहाँ के तो नहीं लगते, कौन हो? मैं पास के गांव से आया हूँ, काम की तलाश में। ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन की शादी में जा रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरी जगह काम कर लो। हमारे सेठ जी के पास बहुत सी गायें हैं। 3 गायों की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मोहन ने बाबा की बात याद की और तुरंत मान गया। रमेश ने उसे सेठ विजय लाल से मिलवाया। अगर तुम भरोसेमंद हो तो काम कर सकते हो, लेकिन कोई गलती हुई तो रमेश जिम्मेदार होगा। अगले दिन रमेश चला गया और मोहन गायों की सेवा में लग गया। वह बहुत मेहनती निकला। उसकी गायें जल्दी ही सबसे स्वस्थ दिखने लगीं। एक दिन बाकी कामगारों ने उसे कहा, मोहन, यहाँ सिर्फ तनख्वाह से काम नहीं चलता। गायों के चारे का कुछ हिस्सा बेच देते हैं, उसी से अच्छा पैसा मिलता है। ये तो गलत है, ये तो धोखा है। सच्चाई से पेट नहीं भरता भाई। मोहन के मन में लालच आया, लेकिन तभी उसे संत महात्मा की बात याद आई। कभी छल कपट मत करना। नहीं, मैं यह काम नहीं करूंगा। बाकी लोग नाराज हुए और उसे धमकाया, लेकिन मोहन चुप रहा। कुछ दिन बाद सेठ विजय लाल आए। उन्होंने देखा कि कुछ गायें बहुत कमजोर हैं, लेकिन मोहन की गायें तंदुरुस्त थीं। उन्होंने सबको बुलवाया और मोहन से पूछा। तब मोहन ने सच्चाई बता दी। सेठ बहुत क्रोधित हुए, पर मोहन ने कहा, सेठ जी, इन्हें माफ कर दीजिए। गलती इंसान से ही होती है। ठीक है मोहन, तुम्हारे कहने पर माफ करता हूँ। आज से तुम सबके निरीक्षक रहोगे। कई दिन बाद रमेश वापस आया। उसे जब पता चला कि मोहन अब निरीक्षक बन गया है तो वह जलने लगा। उधर सेठ की बेटी रीना और रमेश के बीच गुप्त प्रेम था। एक रात रीना मिलने आई तो मोहन ने उन्हें देख लिया। वह सोचने लगा, यह तो सेठ जी के साथ धोखा है, मुझे बताना चाहिए। पर तभी उसे संत की बात याद आई। किसी का निजी रहस्य कभी किसी को मत बताना। उसने चुप रहने का निर्णय लिया। अगले दिन रीना ने अपने पिता से झूठ कहा। वो मोहन मुझ पर बुरी नजर रखता है। सेठ क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने आदमी सुखदेव को कहा, कल एक आदमी आएगा, उसे हमेशा के लिए खत्म कर देना। अगले दिन मोहन को सेठ ने जंगल भेजा। सुखदेव के पास जाकर सामान लाना। मोहन निकल पड़ा। रास्ते में उसे फिर वही संत महात्मा दिखाई दिए। उसने रुककर आशीर्वाद लिया। बेटा,
जल्दबाजी में भी साधु को छोड़कर मत जाना। इस बीच रमेश उसके पीछे पीछे जंगल गया। सुखदेव ने उसे ही मोहन समझकर मार डाला। थोड़ी देर बाद मोहन पहुंचा तो उसने देखा रमेश का शव पड़ा है। वह घबरा गया और दौड़कर सेठ के पास पहुंचा। सेठ सोच में पड़ गए। यह क्या हो गया? लगता है मैंने गलती की। उसी समय रीना ने सारी बातें सुन ली और सच बता दिया कि मोहन निर्दोष है। फिर अपराध बोध में रीना ने आत्महत्या कर ली। सेठ टूट गए और रोते हुए बोले, मोहन, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मेरी सजा मुझे मिल गई। अब यह घर, जमीन, सब कुछ तुम्हारे नाम है। कहानी की सीख सच्चाई और ईमानदारी की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है।